नमस्कार बेटा, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका 11th होम साइंस की क्लास में। तो बच्चों, हम 11th क्लास में पढ़ रहे थे उत्तरजीविता, वृद्धि तथा विकास। बच्चों, इस लेसन के अंदर हमने उत्तरजीविता क्या है इसके बारे में हमने अध्ययन किया, वृद्धि और विकास के बारे में हमने अध्ययन किया, वृद्धि और विकास में क्या संबंध है, क्या अंतर है, इनके बारे में अध्ययन किया, विकास के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में अध्ययन किया, विकास की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में अध्ययन किया और हम विकास के विभिन्न चरणों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंदर हमने क्रियात्मक विकास, शारीरिक विकास और भावनात्मक विकास, भाषा का विकास, इनके बारे में भी अध्ययन किया था। और संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन हम कर रहे थे कल। और संज्ञानात्मक विकास के अंदर भी हमने संज्ञानात्मक विकास के विभिन्न चरणों के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे, है ना, जिसके अंदर संवेदी क्रियात्मक संज्ञानात्मक विकास के बारे में अध्ययन किया था, पूर्व प्रचालनात्मक अवस्था के बारे में अध्ययन किया था हमने, और ठोस प्रचालनात्मक अवस्था के बारे में भी हमने अध्ययन किया था। और आज हम पढ़ेंगे औपचारिक प्रचालनात्मक अवस्था क्या होती है और इसके अंदर बच्चों का विकास किस प्रकार से होता है। तो चलते हैं बच्चों हम टेक्स्ट बुक की ओर। देखो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे औपचारिक प्रचालनों की अवस्था। बच्चों, कल हमने ठोस प्रचालनात्मक अवस्था पढ़ी थी, जो कि 7 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक की अवस्था को, या फिर हम मध्य वाली अवस्था को भी ठोस प्रचालनात्मक अवस्था कहते हैं, ये हमने देखा था। और इस अवस्था के अंदर हमने देखा था कि बच्चे जो होते हैं कम अहम केंद्रित होते हैं और वो किसी भी एक घटना को अलग अलग तरीके से जो है अवलोकित करना सीख जाते हैं इस अवस्था के अंदर। और उनकी भावनाओं के विकास में जो है सहानुभूति है, दया है, इन भावनाओं का विकास जो है वो होता है। लेकिन औपचारिक जो प्रचालनों की अवस्था है ये 11 से 18 वर्ष तक की अवस्था होती है। और बच्चा जो होता है इस चरण के अंदर 11 से 12 वर्ष की आयु के अंदर प्रवेश करता है। और इस चरण में अब वह बच्चा नहीं रह जाता, बल्कि वो एक किशोर बन जाता है, जो कि अभी आपकी अवस्था चल रही है। आप भी इसी अवस्था से गुजर रहे हैं, औपचारिक प्रचालनों की अवस्था से आप गुजर रहे हैं, तथा आप सभी औपचारिक प्रचालनों के इस महत्वपूर्ण चरण में ही हैं। तथा इस चरण की सबसे प्रमुख विशेषता ये है कि किशोर की जो सोच होती है वो मूर्त ठोस घटनाओं और वस्तुओं तथा स्थितियों तक ही सीमित नहीं रहती। अब किशोर जो होता है दूरदृष्टि हो जाता है, यानी कि वो उसमें जो है वो कल्पना शक्ति का विकास होता है, चिंतन मनन का जो है की भावनाओं का विकास होता है ना। और अब वे विचारों के रूप में, हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अमूर्त रूप में सोच सकता है। यानी कि पहले तो वो मूर्त रूप में ही सोचता था, किसी भी वस्तु को देख करके उसके बारे में पता लगाता था या कि उसके बारे में विचार करता था। लेकिन अब वो कल्पनाओं की दुनिया में जो है ज़्यादा रहने लगता है किशोर, और किसी भी चीज़ के, किसी भी कार्य के परिणामों के बारे में जो है वो पहले से ही सोचने लग जाता है। और बच्चे में जो है प्रतिवर्तित सोच विचार करने का गुण जो होता है पूर्ववर्ती चरण में अर्जित कर लिया था। यानी कि हमने देखा था कि किस प्रकार से जो है ठोस प्रचालनात्मक अवस्था और विद्यालय पूर्व जो प्रचालनात्मक जो अवस्था थी उसके अंदर किस प्रकार से बच्चों के विचारों में जो है परिवर्तन होता था आवश्यकता अनुसार। लेकिन अब किशोर इस योग्यता को विचारों पर लागू कर सकता है ना, और अनेक संभावनाओं के बारे में वो विचार कर सकता है कि ऐसा नहीं तो ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं तो ऐसा हो सकता है। किसी भी कार्य को करने के वो अनेक विकल्प ढूंढ सकता है, किसी भी समस्या का समाधान वो आसानी से कर सकता है, तथा उसे आरंभ से अंत तक किसी भी तर्क का अनुसरण करने में सुविधा हो जाती है और पुनः उस पर विचार करने की भी जो है वो योग्यता आ जाती है। और किशोर जो होता है अब कल्पना के इस संसार की खोज भी कर लेता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो नहीं है पर जो हो सकता है, इस प्रश्न पर विचार करने लग जाता है। यानी कि कोई भी कार्य इम्पॉसिबल नहीं है, उसको किया जा सकता है। यदि हम मेहनत करें तो किया जा सकता है। किशोर अवस्था के दौरान सभी बच्चे जो होते हैं उनके मन में कई प्रकार के प्रश्न भी गुजरते हैं और उनके हल ढूंढने का भी वो प्रयास जो है वो स्वयं करने का प्रयास करते हैं। क्या होगा यदि ऐसा होगा, तो ये भी प्रश्न उनके दिमाग में घूमता है कि यदि ऐसा किया तो ये होगा, वैसा किया तो ये होगा। कोई भी समस्या है उसका समाधान करने के लिए वो कई प्रकार के विकल्प ढूंढ लेते हैं और समस्या का समाधान भी करना उन्हें आ जाता है। और सोच की इस विशेषता के कारण ही, प्राकल्पनिक सोच के कारण किशोर विस्तृत कल्पनाओं में डूब जाते हैं। हम कह सकते हैं कि किशोरावस्था के दौरान जो किशोर होते हैं वो एक कल्पना की सोच के कारण, है ना, उनमें कल्पना शक्ति का विकास होता है और कल्पना शक्ति का विकास होने के कारण वो विस्तृत कल्पनाओं में डूबे रहते हैं और जिनमें संसार
को बदल देने के विचार भी शामिल होते हैं। वो चाहते हैं कि मैं मेरे देश के लिए ऐसा करूं, मैं अपने परिवार के लिए ऐसा करूं, मैं अपने पेरेंट्स के लिए ऐसा करूं, मैं अपने टीचर्स को ये करके दिखाऊं, है ना। तो वो कुछ करने के लिए जो है तत्पर हो जाते हैं और उनकी सोच जो होती है एक आदर्शवादी बन जाती है ना। और एक कल्पना लोक की उनकी सोच होती है, वह अपने लिए तथा अन्य लोगों के लिए भी जो है आदर्शवादी और विशेषताओं के बारे में विचार करने लगते हैं। वो अपने लिए भी विचार करते हैं, अपने परिवार वालों के लिए भी विचार करते हैं, है ना। और आत्मनिर्भर वो बनना चाहते हैं, है ना। और अपनी उत्तरदायित्वों को निभाना चाहते हैं, अपने कर्तव्यों का वो पालन करना चाहते हैं। इस अवस्था के अंदर, किशोरावस्था के दौरान हम कहते हैं कि वे बेहतरी के लिए संसार को परिवर्तित करने का स्वप्न भी देखते हैं और उनके मन में हमेशा यही रहता है कि हम इस संसार को बदल दें या हम ये करें तो ऐसा होगा जिसके कारण हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर अच्छा हो सकता है, और वो उसके लिए प्रयासरत भी रहते हैं इस अवस्था में, तथा उस धीमी गति से बेचैन भी रहते हैं जिस गति से वे मानते हैं। जिस गति से उनके मन में ये चीज़ उमड़ती है उस गति से वे उस कार्य को करने के लिए तत्पर भी रहते हैं, है ना। अब देखिए, किशोरों की जो सोच होती है वो बहुत ही अधिक तर्कपूर्ण होती है ना। एक तो उनमें कल्पना शक्ति का विकास होता है, एक वो आदर्शवादी होते हैं, और तीसरा उनमें तर्क शक्ति जो होती है उसका विकास होता है ना। उनकी सोच कैसी होती है? तर्कपूर्ण होती है, तथा उनकी युक्तियाँ अधिक प्रणालीबद्ध हो जाती है और समस्याओं का समाधान वे अधिक प्रभावी ढंग से करने लगते हैं, क्योंकि जब उनकी कल्पना शक्ति का विकास होता है ना, और वो किसी भी कार्य को करने के कई विकल्प ढूंढ पाते हैं, है ना। और किसी भी कार्य को करने से इजी तरीके को यूज़ करके, विभिन्न तकनीकों का यूज़ करके उस कार्य को करते हैं, जिससे कि और कई प्रकार के तर्क उनके सामने रहते हैं, है ना। तो हम कह सकते हैं कि उनकी जो युक्तियां हैं वो अधिक प्रणालीबद्ध हो जाती है, यानी कि जिन युक्तियों का वो यूज़ करते हैं किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए, वो एक विशेष प्रकार की होती है, क्रमबद्ध होती है, व्यवस्थित होती है ना। और जिससे वे समस्याओं का समाधान करने में समस्याओं का समाधान बड़े ही प्रभावी ढंग से कर पाते हैं। और परीक्षण तथा त्रुटि से अधिगम पर निर्भर करने की अपेक्षा वे संभावित कार्रवाई के मार्गों के बारे में ज़्यादा विचार करते हैं, यानी कि किशोर जो होते हैं किसी भी कार्य को बार बार करना और उसे त्रुटियों के द्वारा सीख कर करना, इसकी अपेक्षा वो किसी भी कार्य को जो है सावधानीपूर्वक व्यवस्थित तरीके से करने में ज़्यादा जो है वो महत्व रखते हैं, है ना, या ज़्यादा इस तरीके से कार्य करना वो उचित समझते हैं, तथा कोई भी घटना उस तरह से घटित क्यों हो रही है जैसे कि वह होती है, तथा प्रणालीबद्ध ढंग से उसका समाधान वो ढूंढते हैं, है ना, एक व्यवस्थित तरीके से उसका हल ढूंढते हैं। और इस प्रकार की सोच को हम प्राकल्पना निगमनात्मक तर्क भी कहते हैं। यानी कि किशोरावस्था के दौरान प्रश्न बनता है कि प्राकल्पना निगमनात्मक तर्क किसे कहते हैं। तो किशोरावस्था के दौरान किशोर जो होते हैं किसी भी अपने आसपास होने वाली विभिन्न घटनाओं या विभिन्न समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रणालीबद्ध तरीके से उसके समाधान को ढूंढते हैं, है ना। और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, या उनकी ये जो सोच होती है उसको हम प्राकल्पना निगमनात्मक तर्क कहते हैं। किशोर जो होते हैं अपने स्वयं के विचारों की जांच करने में अधिक सक्षम होते हैं, यानी कि वो स्वयं मूल्यांकन, अपना स्व मूल्यांकन करने में अधिक सक्षम होते हैं, है ना। अपने बारे में वो सोचते रहते हैं, चिंतित रहते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे आत्मनिर्भर बनना है, मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेना है, मुझे क्या करना है, मुझे कितनी मेहनत करनी है इसके लिए, है ना। उन्हें और मुझे समाज क्या कहेगा, उसे लगता है कि सभी उसे देख रहे हैं, है ना, सभी का ध्यान जो है उन्हीं की तरफ है ना, और कोई उन्हें क्या कहेगा। तो वो अपने आप को ठीक ढंग से सभी के सामने प्रेजेंट करने का प्रयास करते हैं, है ना। तो हम कह सकते हैं कि किशोरावस्था के दौरान जो है उनको अपना स्वयं का मूल्यांकन करने की क्षमता भी जो है वो विकसित होती है। और अब देखिए, तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार की जो सोच है उसे हम क्या कहते हैं, आदि सोच कहते हैं। समझ में आया। किशोरावस्था के दौरान किशोर जो है अपने स्वयं के विचारों का मूल्यांकन आसानी से कर पाते हैं, या स्वयं का मूल्यांकन करने की क्षमता उनमें जो है विकसित होती है। इस प्रक्रिया को हम आदि सोच कहते हैं। इस प्रकार कुछ विशिष्ट सोच ये है कि जैसा मैं करती हूँ वैसा ही क्या मैं सोचती हूँ, मैं क्यों सोचती हूँ, जैसा मैं करती हूँ वैसे ही मैं क्यों सोचती हूँ, इस तरीके के भाव भी उनमें उमड़ते हैं। तथा आज मैं कल की सोच पर विचार करना चाहता हूँ, है ना। किशोर जो है सोच की एक अन्य विशेषता ये भी है कि युवा लोग जो होते हैं एक काल्पनिक श्रोता भी होते हैं। युवा लोग जो होते हैं एक काल्पनिक श्रोता समूह का सृजन भी करते हैं, और
अपने बारे में एक व्यक्तिगत चोला ओढ़ लेते हैं, यानी कि आप स्वयं इन भावनाओं से सहमत होंगे, आप भी ऐसा ही करते हैं, बिल्कुल आप भी ऐसा ही करते हैं, है ना। और काल्पनिक श्रोतागण से यहाँ पर तात्पर्य ये है कि एक किशोर ये मानता है कि दूसरे हमेशा उनको ही देख रहे हैं, दूसरों का ध्यान हमेशा हमारे ऊपर ही है ना, या हमारे प्रत्येक कार्य का कोई अवलोकन कर रहा है ना। वो हमें क्या कहेगा, ये हमें क्या कहेगा, समाज हमें क्या कहेगा, परिवार वाले क्या कहेंगे, टीचर्स हमें क्या कहेंगे, हमेशा वो इसी सोच के अंदर जो है वो डूबे रहते हैं। इसे हम कहते हैं व्यक्तिगत चोला वो ओढ़ लेते हैं, है ना। तो इससे किशोर अपनी शारीरिक उपस्थिति के बारे में अत्यंत चिंतित रहते हैं, यानी कि वो अपने हमेशा जो है अपने बारे में वो चिंता करते रहते हैं और चिंतित रहते हैं। और व्यक्तिगत चोले में विश्वास का अर्थ यह है कि किशोर ये मानते हैं कि जो पीड़ा और जो भावना वह महसूस कर रहा है वह कोई अन्य नहीं कर रहा है, क्योंकि वह सभी दूसरों से भिन्न है, अद्वितीय है। अब किशोरावस्था के दौरान किशोर जो होते हैं वो ऐसा सोचते हैं कि नहीं, मैं जो है मैं ऐसा कार्य करूं जिससे कि सबका ध्यान मेरी ओर आकर्षित हो, है ना, मुझे सभी अच्छी नज़र से देखे, है ना, मेरा समाज में जो है कोई अस्तित्व हो, है ना, मुझे सम्मान मिले, है ना। तो इस तरीके के विचार हमेशा उसको चिंतित करते रहते हैं, है ना। और वो एक व्यक्तिगत चोला ओढ़े रहता है, हमेशा उसका ध्यान ये रहता है कि सभी का ध्यान जो है उन्हीं की ओर है ना। तो इस समय आप अपने विकास के बारे में चर्चा को स्मरण करें, यानी कि आप स्वयं भी इसी दौर से भी गुजर रहे हैं और आपको भी मालूम है कि आपके दिमाग में भी हमेशा यही बातें चलती रहती हैं। और किशोरावस्था के सोचने की योग्यताओं का विवरण इस प्रकार से किशोरों में अहम और पहचान की भावना के निर्माण का विकास करता है। तो इस प्रकार किशोरावस्था के दौरान या इस अवस्था में आपके भी इस प्रकार से सोचने की, चिंतन मनन करने की भावना का जो विकास हो रहा है, इसी को हम अहम और पहचान की भावना के निर्माण का विकास हम कह सकते हैं। और जिस पहचान के संकट से किशोर गुजरता है वह औपचारिक प्रचलनों की अवधि में उसकी सोच संबंधी योग्यताओं का ही परिणाम हम कह सकते हैं कि किशोरावस्था के दौरान किशोर जो होता है अनेक प्रकार की समस्याओं से होकर गुजरता है ना। इधर तो उसको किशोरावस्था के दौरान जो है विभिन्न प्रकार के हार्मोनल चेंजेस होते हैं, शारीरिक परिवर्तन होते हैं, मानसिक परिवर्तन होता है, भावनात्मक परिवर्तन होते हैं, है ना, संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं। तो कई प्रकार के परिवर्तनों के साथ साथ समाज की उनके ऊपर जो दृष्टि होती है, समाज की उनसे जो अपेक्षा होती है, पेरेंट्स की उनसे जो अपेक्षा होती है, टीचर्स की उनसे जो अपेक्षा होती है, तो इन सभी परेशानियों से वो जो है वो गुजरता हुआ इन समस्याओं का हल करना वो ढूंढ लेता है ना। और इसी को हम औपचारिक प्रचलनों की अवधि कहते हैं, है ना। किशोरावस्था की ये जो अवधि होती है जब वो संकट से गुजरता है, तो ये अवधि क्या कहलाती है? औपचारिक प्रचलनों की अवधि कहलाती है। और इस अध्याय में तो बच्चों इस लेसन के अंदर हमने जो है उत्तरजीविता के बारे में पढ़ा, वृद्धि और विकास के बारे में पढ़ा, विकास के विभिन्न चरण पढ़े, है ना, जिसके अंदर क्रियात्मक विकास है, शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है, भावनात्मक विकास है, भाषा का विकास है और संज्ञानात्मक विकास है ना, और संवेदनात्मक विकास है। तो इन सभी का हमने अध्ययन किया और बच्चों बहुत ही अच्छा लेसन भी था। अब देखो बच्चों, हम कुछ विशेष शब्दों के अर्थ देखने जा रहे हैं, तो चलते हैं हम। देखिए बच्चों, यहाँ पर कुछ प्रमुख शब्दों के अर्थ जो है बता रखे हैं। जैसे विकास किसे कहते हैं? विकास का मतलब क्या है? विकास का मतलब यहाँ ये है कि बच्चे का जन्म से लेकर के, जब बच्चा जन्मता है तो उसके जन्म से लेकर के वो विभिन्न प्रकार की अवस्थाओं से होकर गुजरता है। तो विभिन्न अवस्थाओं के अंदर होने वाला जो क्रमिक और सुव्यवस्थित जो परिवर्तन होते हैं विभिन्न अवस्थाओं में, जैसे शिशुअवस्था है, फिर बाल्यावस्था है, पूर्व बाल्यावस्था, फिर बाल्यावस्था, है ना, फिर किशोरावस्था, फिर पूर्व किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था, फिर युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, फिर वृद्धावस्था, है ना। तो इन विभिन्न अवस्थाओं से जो होकर वो गुजरता है, इन विभिन्न अवस्थाओं के अंदर जो क्रमिक रूप से जो परिवर्तन होते हैं, सुव्यवस्थित ढंग से जो परिवर्तन होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? विकास कहते हैं, है ना। ये परिवर्तन जो है गुणात्मक हो सकते हैं, है ना, प्रमात्रात्मक हो सकते हैं, दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं, है ना। तो इसे हम क्या कहते हैं? सम्मिलित रूप से विकास कहते हैं। फिर आता है हमारा लगाव। देखिए बच्चों, लगाव का क्या मतलब होता है? लगाव का मतलब जैसे कि हमने देखा था कि जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे का जन्म होने शिशुअवस्था के दौरान प्रथम वर्ष के अंदर जो शिशु होता है वो अपनी माँ उसकी जो है देखभाल करती है, और जब उसकी देखभाल करती है तो उसका माता के साथ जो लगाव हो जाता है, ये जो लगाव होता है, ये स्नेह और प्यार का जो बंधन है, इसी को हम क्या कहते हैं? लगाव कहते हैं। फिर आता है बंधन। बंधन क्या होता है? बंधन का मतलब है बच्चे और वयस्क के बीच में जो लगावपूर्ण बंधन होता है, इसी को हम क्या कहते हैं? बंधन।
ठीक है। फिर है बच्चे के लालन पालन के तरीके। बच्चे के लालन पालन के तरीके वे तरीके और वे विधियाँ जिनका प्रयोग माता पिता अपने बच्चों को पालन पोषण करने के लिए करते हैं, है ना, और जिसके कारण उन्हें जो है वांछनीय और समुचित मूल्य और व्यवहार सिखाने के लिए जिन विधियों का उपयोग करते हैं पेरेंट्स अपने बच्चों को का लालन पालन करने के लिए, जिन विधियों का उपयोग करते हैं, जिन तकनीकों का उपयोग करते हैं, जिन तरीकों का उपयोग करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? बच्चे के लालन पालन के तरीके या विधियाँ कहते हैं। फिर है अनुमति देने वाले माता पिता। अनुमति देने वाले माता पिता यानी कि जब माता पिता अपने बच्चों पर बहुत कम नियम लागू करते हैं, यानी अपने बच्चों को फ्री छोड़ देते हैं ना, बच्चे अपना निर्णय स्वयं लेते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? अनुमति देने वाले माता पिता कहते हैं। और प्रतिबंधात्मक माता पिता क्या होते हैं? प्रतिबंधात्मक माता पिता वे माता पिता होते हैं जो कि बच्चों को अनुशासन में रखते हुए, है ना, अनुशासन में रखते हुए उन्हें प्यार स्नेह देते हुए और विभिन्न प्रकार के नियमों को जीवन में सिखाते हुए, है ना, कुछ कठोर भी होते हैं और वे बच्चों को अपने स्वयं के चुनाव करने के लिए जो है बहुत कम स्वतंत्रता देते हैं। तो इस प्रकार के माता पिता को हम क्या कहते हैं? प्रतिबंधात्मक माता पिता कहते हैं। अब होता है अहम केंद्रण। अहम केंद्रण का मतलब क्या होता है? अहम केंद्रण का मतलब ये मानना है कि सभी उनके अनुरूप ही स्थिति को देख रहे हैं। जैसे बच्चा ऐसा सोचता है कि हमने देखा था, अब देखिए बच्चों, अहम केंद्रण का मतलब ये है कि हमने संवेदी क्रियात्मक विकास जो था उसके अंदर हमने देखा था कि बच्चे जो थे वो अहम केंद्रित थे। अहम केंद्रित का मतलब ये है कि बच्चे ऐसा सोचते हैं कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही बड़े सोचते हैं, या हमारे सोचने का तरीका, हमारे सोचने का नज़रिया बड़ों के सोचने के नज़रिए के समान है। उसे क्या कहते हैं? अहम केंद्रण। ठीक है। अब होता है अमूर्त सोच। अमूर्त सोच जो है उन स्थितियों और वस्तुओं के बारे में सोचने की योग्यता होती है जो न तो सामने विद्यमान होती है और न ही उस समय विशेष रूप से घटित हो रही होती है। इसको कहते हैं अमूर्त सोच। मूर्त जो हमें दिखाई देती है ना, मूर्त रूप, किसी भी चीज़ का मूर्त रूप, यानी जो वस्तु हमें दिखाई दे रही है वो मूर्त है। जो हमें दिखाई नहीं दे रही है उसके बारे में सिर्फ हम कल्पना शक्ति से सोच रहे हैं, वो क्या कहलाती है? अमूर्त कहलाती है ना। फिर आता है अधिसोच। अधिसोच क्या होता है या अधिभौतिक सोच क्या होता है? सोच विचार की प्रक्रिया का आत्म प्रतिबिंबन करना, यानी कि ये ऐसा विचार करना कि वह जिस तरीके से सोचता है उसका क्या कारण है, और सोच विचार की प्रक्रिया के बारे में सोचना, यानी कि आदि सोच का मतलब ये है। अब देखिए यहाँ पर आदि सोच का मतलब ये है कि किशोरावस्था के दौरान, अभी हमने देखा था आदि सोच किसे कहते हैं? आदि सोच का मतलब किशोरावस्था के दौरान किशोरों के अंदर अपना आत्म मूल्यांकन करने का की भावना का जो विकास होता है ना, वो स्वयं का मूल्यांकन करना सीख जाते हैं। स्वयं का मूल्यांकन करने की क्षमता का विकास उनमें होता है। इसी को हम क्या कहते हैं? आदि सोच कहते हैं। तो बच्चों आज हमारा लेसन यही कंप्लीट हुआ। धन्यवाद बच्चों, जय श्री कृष्णा। और नेक्स्ट लेसन हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे।